इस टाइम हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रावलपिंडी में मौजूद हैं। आज इमरान खान के 11 केसेस जो है वो लगे हुए थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रावलपिंडी के अंदर, और फैसल मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल मलिक साहब, ये बताइएगा खान साहब के आज जो 11 केसेस थे उनकी क्या तफसीलात हैं, और जज की तरफ से और अदालत में क्या हुआ है, जो मतलब आपने वहाँ पे कंटेस्ट किया है ये 11 केसेस, तो क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज 9 मई के मुतल्लिक 11 केसेस थे और इन 11 केसेस में जो प्रोसीडिंग्स थी वो थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपीज़ के लिए। तो इसमें बहुत से एक्यूज़ पर्सनस आए, उनकी कॉपीज़ उनको दी गई। काफ़ी सारे एक्यूज़ रहते हैं, बशमूल खान साहब को भी इन 11 केसेस में अभी कॉपीज़ दी जानी है। तो मैं खान साहब की तरफ से पेश हुआ और वहाँ पे जज साहब ने ये ऑब्जर्वेशन दी कि सबसे पहले हम कॉपीज़ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद जज साहब ने ये कहा कि हमारी एक एप्लीकेशन पेंडिंग है जिसमें हमारा ये कहना है कि ये 12 केसेस का एक ट्रायल होना चाहिए, क्योंकि इल्ज़ाम खान साहब पे ये लगाया जाता है कि उन्होंने एक साजिश की। तो उस एक साजिश के नतीजे में जितने भी वो इल्ज़ामात हैं उस पर एक ट्रायल चलना चाहिए, एक मुकदमा चलना चाहिए। उस पर बड़ी तफसील से मैंने कल बहस कर दी है। तो जज साहब का ये कहना था कि पहले मेरी उस एप्लीकेशन को डिसाइड करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या ये केसेस उन केसेस के साथ जो GHQ का एक केस चल रहा है उसके साथ इकट्ठे होंगे या ये केस अलहदा से जेल में चलेंगे। तो ये जज साहब ने कहा है। जी फैसल भाई, ये बताइएगा, परसों जो है वो GHQ केस के अंदर 118 मुल्ज़मान जो है वो अडियाला जेल के अंदर तकरीबन 2.5-3 महीने के बाद जो है खान साहब का वो केस लगा है। आप वहाँ पे पेश हुए हैं, तो एक तो ये बताइएगा खान साहब ने जो है वो क्या इंस्ट्रक्शन दी हैं आप लोगों को उसके अपने केसेस के हवाले से, और दूसरा ये बताइएगा कुछ खबरें ये भी चल रही थी कि खान साहब ने कुछ बयानात भी दिए हैं कि भाई मैं नहीं झुकूँगा जो है वो चाहे वक्त के जदीद के सामने, और इसके अलावा जो है वो क्या तफसीलात हैं। और ये भी कहा जाता है खान साहब को जो है वो ATC की तरफ से भी, जजेस की तरफ से भी कहा जाता है पेश किया जाए इस्लामाबाद जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जज अफजल मजोका साहब भी कहते हैं पेश किया जाए, लेकिन खान साहब को अदालत में पेश नहीं किया जाता। इसकी पीछे क्या वजह हो सकती है? आप देखिए, ये जो खान साहब को अदालतों में पेश नहीं करते, ये इंतहाई गैर कानूनी अमल है, ये गैर आइनी अमल है। हमारा आइन का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 10A, जो डील करता है फेयर ट्रायल से। ये हर मुल्ज़िम का बुनियादी हक है कि जब भी उसका केस चले उसको अदालत में पेश किया जाए, और खान साहब को अदालत में ना पेश करना खिलाफ कानून है, गैर आइनी है। बिल्कुल बात दुरुस्त है। इस्लामाबाद में जजेस कहते हैं खान साहब को पेश नहीं किया जाता। ATC कोर्ट में जब हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमें जेल जब नहीं जाते, हमारी रिक्वेस्ट होती है कि खान साहब को कोर्ट में पेश करें, कोर्ट में पेश नहीं किया जाता। दूसरा क्वेश्चन आपने किया कि कल 2-2.5 महीनों के बाद खान साहब की जब हेयरिंग हुई तो जब काफ़ी सारे लोग थे तो खान साहब बड़े अच्छे मोराल में थे, और खान साहब ने एक मौके पे मुस्कुराते हुए कहा कि आज तो मेला लगा हुआ है, खुशी का इजहार किया, मोहब्बत का इजहार किया अपने वर्कर्स के साथ। खान साहब ने इंस्ट्रक्शंस ये दी कि इन केसेस को स्ट्रांगली कंटेस्ट करें। इन केसेस में देखें, अदालतों में जो भी मामलात लीगल तरीकाकार से चल सकते हैं वो अपनी कोशिश कीजिए। हमारी कंसर्न्स हैं बहुत से इश्यूज़ पे। हम ये समझते हैं ख़ास तौर पे ये जो 26th अमेंडमेंट है ये अदलिया की आज़ादी पे हमला है। इस 26th अमेंडमेंट के ज़रिए अदलिया को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, और इस 26th अमेंडमेंट को इंशाल्लाह ख़त्म होना होगा, और ये इंशाल्लाह ताला ख़त्म होगी। और खान साहब भी इसके मुतालिक इंतहाई सख्त रिजर्वेशन रखते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद हमारे पास जो भी निज़ाम मौजूद है उस मौजूदा निज़ाम में हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने क्लाइंट्स के लिए और खान साहब के लिए इंसाफ हासिल करें। आपने बात की खान साहब के कहने के मुतालिक, खान साहब ने यह कहा है कि वो हक पे खड़े रहेंगे, वो सच पे खड़े रहेंगे, वो अपने असूलों पे डटे रहेंगे, वो अपने जो उनके हैं वर्कर्स उनके लिए खड़े रहेंगे, और अपने पाकिस्तान के लिए हर जगह खड़े रहेंगे, अपने पाकिस्तान के लिए हर कुर्बानी देंगे। खान साहब अगर अभी जेल में हैं तो सिर्फ अपने पाकिस्तान के लिए, अपने पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तान के इस निज़ाम को सुधारने के लिए जेल में हैं। फैसल मलिक साहब, ये भी बताइएगा कि अलीमा खान साहिबा की यहाँ से दरख्वास्त खारिज हो गई है, जो उन्होंने बाहर जाना था फ़ंड रेजिंग के लिए, तो उसके हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? और खान साहब को इन हालात के अंदर जब ये 26वीं तरमीम कर दी गई है, अदालतों को कंट्रोल कर लिया गया है, जहाँ पे भी जो है वो जिस अदालत में भी जाएं तो आगे से जो है वो जजेस मजबूर हो जाते हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, इस सारी सिचुएशन के अंदर खान साहब को अब कब तक जो है वो बाहर नज़र आ रहे हैं आपको अदालती, जो क्योंकि आप उनके वकील हैं, तो जो केसेस हैं खान साहब के उसके हवाले से बताइए।
देखिए जी, 26वीं तरमीम के मतलब मैं बात बिल्कुल करूंगा। देखिए, जो 26वीं तरमीम है, इस तरमीम के ज़रिए अदलिया को बिल्कुल कमज़ोर करने की कोशिश की गई है। ये तरमीम अदलिया की आज़ादी पे हमला है। हमारा इसके मतलब बड़ा क्लियर व्यूज़ हैं। इस 26वीं तरमीम को PTI ने और दीगर लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। हमारा ये कहना है कि ये एक ऐसी तरमीम है जिसके ज़रिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाए। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसी तरमीम की क्रिएशन है, वो बेंच इस तरमीम के मतलब केसेस को नहीं सुन सकता। कानून ये है कि नो बॉडी कैन बी जज ऑफ हिज कॉज। तो उस असूल को मद्देनज़र रखते हुए वो तमाम जजेस जो 26वीं तरमीम के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट में उनको तैनात किया गया, वो 26वीं तरमीम के केसेस को नहीं सुन सकते। बेहतरीन तरीका ये होगा कि 26वीं तरमीम के केसेस वो जजेस सुने जो 26वीं तरमीम के तहत नए आने वाले जजेस से कबल के जजेस थे। वो सुप्रीम कोर्ट जो 26वीं तरमीम से पहले थी, उसका फुल कोर्ट इन्हें बेंच बनाना चाहिए और उस बेंच को 26वीं तरमीम के मुतालिक केसेस सुनने चाहिए। और एक बड़ी और इंपॉर्टेंट बात है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी एक हुआ करती थी। उस कमेटी के तहत जस्टिस मंसूर साहब ने और दूसरे जो मेंबर थे उनके साथ मिलके ये 26वीं तरमीम का केस फिक्स किया था, ये नए जजेस तैनात होने से कबल, और वो मेजॉरिटी व्यू था। तो उसके तहत भी वो व्यू मेरी अदना राय में एग्जिस्ट करता है। इस व्यू के तहत वो केसेस फिक्स करके सुने जाने चाहिए। और ये जो तरमीम है, बेसिकली ये आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है, ये आइन के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। और कानून बड़ा वाज़ेह है, ऐसी कोई भी तरमीम जो आइन के फंडामेंटल प्रिंसिपल से जिसका टकराव हो, जो उसके इन कन्फ्लिक्ट विद दैट हो, तो वो स्ट्रक डाउन होती है। तो ये अगर तो इस पे मेरिट्स पे केस सुना गया, इंसाफ और कानून के मुताबिक सुना गया, तो ये तरमीम डेफिनेटली स्ट्रक डाउन होगी। हलीमा आपा के केस के मतलब आपने पूछा, हलीमा आपा का केस ये था कि उन्होंने बाहर फंड रेजिंग के लिए जाना है, निमल के तालीमी इदारे के लिए, और बड़े महदूद से वक्त के लिए जाना है। उनका ये कहना था कि क्योंकि उनके कुछ फंड रेजिंग डिनर्स थे, उनकी डेट्स थी, और उनके दावतनामे भी हमने कोर्ट में पेश किए। मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा एक नोबल काज था, ये बड़ा एक एक्सेप्शनल काज था, इस पे उन्हें इजाज़त दी जानी चाहिए थी। लेकिन हमारी वो एप्लीकेशन मुस्तरद कर दी गई। हम उस ऑर्डर के खिलाफ इंशाल्लाह जल्दी हाई कोर्ट जा रहे हैं। सर, आखिरी सवाल आपसे। खान साहब का जो है एक बड़ा केस जो 190 मिलियन पाउंड के हवाले से केस था, जिसमें जो रकम है वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गई, लेकिन खान साहब को उसके अंदर जो है वो 14 साल की सज़ा दी गई। उसके अंदर जो है वो अगले मंगल वाले दिन जो है खान साहब की जो ज़मानत है उसका केस लगा हुआ है, क्योंकि प्रेशर PTI की तरफ से था हाई कोर्ट के बाहर। उस दिन तो पहले ये था कि ये ईद के बाद केस लगेगा, लेकिन अब पहले लगा दिया गया है। आप क्या समझते हैं कि खान साहब को उसमें और बुशरा बीबी साहिबा को उसमें कोई रिलीफ आपको नज़र आ रहा है कि खान साहब को जो है उसमें कोई ज़मानत के चांसेस हैं? अगर उस केस को मेरिट पे सुना गया और उस पे मौजूद जो एविडेंस को इन अकॉर्डेंस विद लॉ कंसिडर किया गया, एक सेकंड वो केस नहीं ठहर सकता मैदान में, वो स्ट्रक डाउन होना है। और 100% इम्कानात हैं कि उसमें खान साहब को रिलीफ मिलेगी, इंशाल्लाह मिलेगी। क्योंकि उस केस, देखिए, खान साहब पे तो एक पाई की वो करप्शन साबित नहीं कर सके। खान साहब ने तो उसमें जो भी काम किया इन अकॉर्डेंस विद लॉ किया, और प्रोसिक्यूशन का केस इंतहाई बेबुनियाद है। उनकी एविडेंस में कतन सकत नहीं है कि वो ग्राउंड वो मैदान में रह सके। तो अगर ये केस मेरिट पे सुना गया और इसका डिसीजन इन अकॉर्डेंस विद मेरिट और कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, तो खान साहब 100% नेक्स्ट जो उसकी डेट आ रही है उस पर उन्हें बेल मिल जाएगी, और बीबी को भी बेल मिल जाएगी। बीबी तो एक घर खातून खाना है। ये बड़ा एक मजाका खेज किस्म का सिचुएशन है। आप देखिए कि बुशरा बीबी का सिर्फ ये कसूर है कि वो इमरान खान की वाइफ है, वो पॉलिटिशियन नहीं है, उनके पास कोई ओहदा नहीं था, वो कोई वजीर नहीं थी, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थी।